गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे उत्पादन बंद करो बिंदु। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, कीमत को ग्रहण करती है और उत्पादन को निर्धारित करती है। अर्थात प्राइस टेकर होती है और प्रोडक्शन मेकर होती है। और उसके बाद अपन ने ये भी बताया था कि जो प्राइस का निर्धारण होता है वो उद्योग के द्वारा होता है। और फिर अल्पकाल के दौरान मैंने जो तीन संतुलन की स्थितियाँ होती है वो आपको समझा दी थी। उसके अंतर्गत पहली जो संतुलन की स्थिति थी वो तब थी जब फर्म को असामान्य या अधिसामान्य लाभ हो रहा था, दूसरी फर्म को सामान्य लाभ हो रहा था और तीसरी स्थिति में फर्म को हानि हो रही थी। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब हानि होने लग जाती है तो जो उत्पादक होता है या जो फर्म होती है वो अपना उत्पादन बंद कर देती है। तो वो बंद कब करती है? ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से या कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस बात का तो पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एसी होती है औसत लागत होती है वो एएफसी और एवीसी का योग होती है। औसत स्थिर लागत का और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। और जब मैंने डायग्राम बनाया था, एएफसी का डायग्राम अति परवलयाकार होता है क्योंकि एएफसी हमेशा घटती ही चली जाती है। एएफसी घटती क्यों है? क्योंकि एएफसी जो होती है वो टीसी अपॉन क्यू होती है, टीएफसी अपॉन क्यू होती है कि कुल स्थिर लागत में उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या को भाग देते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं इस पूरी संख्या का मान क्या होने लग जाता है? घटता चला जाता है। क्लियर? एबीसी जो होती है वो यू आकार की होती है। ये मैंने आपको समझाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि हानि की स्थिति में फर्में उत्पादन क्यों जारी रख रही है? फर्में क्यों नहीं उत्पादन बंद कर देती? वास्तविकता यह है कि फर्म अल्पकाल में एक विशेष बिंदु तक उत्पादन में बनी रहती है, किंतु उस बिंदु विशेष के बाद भी यदि कीमत कम हो जाए तो फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी? नहीं, अल्पकाल में कभी फर्म उत्पादन बंद नहीं करेगी। अब देखना क्यों नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी। उत्पादन में एक फर्म हानि की स्थिति में उद्योग से अलग नहीं हो सकती क्योंकि अल्पकाल है। तो अल्पकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, कुछ साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल इतनी लंबी समयावधि नहीं होती कि फर्म उत्पत्ति के सभी साधनों को अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार परिवर्तित कर ले। तो फर्म अल्पकाल में जो स्थिर उत्पत्ति के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, उपकरण है, बड़ी मशीनें हैं आदि को चेंज नहीं कर सकती है क्योंकि वो की सब क्या है? स्थिर है। अर्थात फर्म की उत्पादन लागत के अंतर्गत अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों शामिल होती है। तो अल्पकाल में औसत लागत जो होती है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कुल लागत होती है वो स्थिर साधनों की लागत प्लस परिवर्तनशील लागतों की कुल लागत के बराबर, इनके योग के बराबर होती है। जब इन दोनों में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो हमें टीसी में देंगे तो एसी प्राप्त होगा, टीएफसी में उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होगा, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देंगे तो एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। और आपको ये भी पता है कि एएफसी जो है वो लगातार घटती चली जाती है। लगातार क्या होने लग जाती है? घटती चली जाती है। और एवीसी उत्पादन के साथ साथ पहले घटती है, फिर मिनिमम होती है और उसके बाद बढ़ती है। ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्पकाल में फर्म यदि हानि की स्थिति में उत्पादन बंद भी कर दे, एक बार के लिए उसे मान लेते हैं हानि हो जाती है और वो उत्पादन बंद कर देती है अल्पकाल में, तो आपको ये पता है कि अल्पकाल में एएफसी होती है, क्योंकि दीर्घकाल में तो एएफसी और एवीसी दोनों कुछ होता ही नहीं है। ये ध्यान रखना, दीर्घकाल में एएफसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं रहता है।
इसलिए एएफसी का कोई लफड़ा नहीं रहता। दीर्घकाल में तो केवल हम सीधी बात करते हैं, एसी की औसत लागत होती है और वो परिवर्तनशील लागत के बराबर ही होगी, क्योंकि एएफसी होगी ही नहीं। लेकिन अल्पकाल में यदि उत्पादन बंद कर देता है तो उसे एएफसी के बराबर हानि तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्पकाल में तो एएफसी भी होती है। इसलिए यदि फर्म अल्पकाल में वस्तु की इतनी कीमत प्राप्त कर रही है, उसकी कीमत जो है, अब मान लो उसकी कीमत तो है 10 रुपये, क्लियर, और उसकी एएफसी जो है वो है 8 रुपये, तो एसी जो हुई वो हो गई एएफसी प्लस एवीसी। अगर एवीसी 5 रुपये है उसकी, तो कुल लागत कितनी हो गई? 15 हो गई। ध्यान से समझना इस बात को। और कुल आय कितनी थी? 10 रुपये थी। ठीक है, आय तो 10 रुपये थी, लागत कितनी हो रही है? 15 रुपये हो रही है। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है कि अगर उसे अल्पकाल में उसकी कीमत इतनी कीमत प्राप्त कर रही है कि उसकी परिवर्तनशील लागतें उसे प्राप्त हो रही है, अब वो 10 रुपये प्राप्त कर रही है, इसका मतलब ये 5 रुपये तो उसे प्राप्त हो रहे हैं, प्लस इन जो स्थिर लागत के 8 रुपये थे उनमें से भी उसे 5 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब यदि अल्पकाल में वस्तु इतनी कीमत प्राप्त कर रही है कि उसे एएफसी तो प्राप्त हो रही है, साथ में एवीसी का भी कुछ हिस्सा उसे प्राप्त हो रहा है। अर्थात यदि अल्पकाल में वस्तु की जो कीमत है वो या तो बराबर है या बड़ी है किससे? एवीसी से, तो हमेशा उत्पादन फर्म करेगी। और अगर कंडीशन ये आ जाती है कि कीमत एवीसी से भी कम हो जाती है तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इसको बात कि एसी जो है वो एएफसी और एवीसी का योग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और 1 इकाई वो बेच रही है, तो कुल आय कितनी हुई? 10 रुपये हुई। ठीक है, अब मैं कहूँ कि जो एएफसी है वो 8 रुपये है, ठीक है, औसत स्थिर लागत, और एवीसी जो है वो 3 रुपये है, क्लियर। तो कितने रुपए, कुल लागत कितनी हो गई? 11 रुपये हो गई। आय कितनी हुई थी? 10 रुपये। तो हानि कितने की हो रही है? केवल 1 रुपये की हो रही है, लेकिन यहाँ वो उत्पादन जारी रखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एवीसी के 3 रुपये तो प्राप्त कर ही रहा है, साथ में टोटल कितने रुपये प्राप्त कर रहा था? 10, तो 3 घटा लो 10 में से, 7 रुपये वो एएफसी के भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो उत्पादन जारी रखेगा। अब कंडीशन ऐसी आ जाए एएफसी तो स्थिर रह के 8 ही रहे, लेकिन जो एवीसी है वो 10 हो जाए, समझना इस बात को। अब कुल लागत कितनी हो गई? 18 हो गई। कुल आय कितनी थी? 10 थी। फिर भी क्या वो उत्पादन जारी रखेगा? हाँ, वो उत्पादन जारी रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसे एवीसी के बराबर आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब जो हानि हो रही है वो केवल 8 रुपये की ही हो रही है। अगर मान लो यहाँ वो उत्पादन बंद कर देता यहाँ पे ही, तो उसे हानि कितने की होती? 11 की होती। यहाँ वो उत्पादन बंद कर देगा तो उसे हानि टोटल 18 की होगी, लेकिन उत्पादन जारी रखेगा तो केवल 8 रुपये की होगी। ठीक है, अब बाई चांस अगर एवीसी जो है वो बढ़ के 12 रुपये हो जाए, 8 प्लस 12, कीमत कितनी थी? 10 रुपये, एवीसी कितनी हो गई है? 12 हो गई है, तो यहाँ वो उत्पादन बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी परिवर्तनशील लागतें ही उससे कमाई नहीं जा रही, तो वो टोटल नुकसान उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्पकाल में वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है या बराबर है, तब फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रखेगी। ठीक है, और ये जो बिंदु है एवीसी, ये उत्पादन बंद की रो बिंदु होता है। कौन सा होता है? उत्पादन
बंद करो बिंदु। देखना, वस्तु की कीमत एबीसी से जितनी अधिक होगी, तो बताया ना मैंने एएफसी प्लस एबीसी, और मैंने शुरू में बताया था पहले ये तो 8 था और ये 10, और कीमत थी 10, और इसको शुरू में माना था 8 + 3, तो ये एबीसी 3 थी फिर 10 थी। तो वस्तु की कीमत एबीसी से जितनी अधिक होगी एएफसी को सूचित करेगी, क्योंकि शुरू में अपन ने 8 + 3 माना था और कीमत कितनी थी 10, इसका मतलब 3 रुपये तो प्राप्त कर ही रही है, प्लस 7 रुपये एएफसी से भी वो प्राप्त कर रही है। यदि वस्तु की कीमत एबीसी से ऊपर और एएफसी का आंशिक भाग पूरा करती है तब फर्म के लिए हितकर होगा कि वह हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रखे। किंतु जब वस्तु की कीमत इतनी कम हो जाती है कि फर्म को उसकी परिवर्तनशील लागतें ही प्राप्त नहीं हो रही, जब ये कंडीशन आने लग जाती है 8 + 11, इसका मतलब उसे परिवर्तनशील लागत ही प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में जो फर्म क्या करेगी, फर्म के लिए यह हितकर होगा कि अल्पकाल में अपना उत्पादन तुरंत बंद कर दे, और ऐसा करने से फर्म परिवर्तनशील लागतों द्वारा उत्पन्न होने वाली हानि से अपने को बचा पाएगी। जिस बिंदु पर वस्तु की कीमत परिवर्तनशील लागत से थोड़ा भी कम हो जाती है ना, वही उत्पादन बिंद गिरो बिंदु होता है। कहने का अभिप्राय है कि फर्म अल्पकाल में वस्तु का कीमत और एबीसी से कम होती उत्पादन बंद कर देती है। ये देखना, आप इस डायग्राम को ध्यान से समझना। यहाँ मैंने कई डायग्राम बना रखे हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ उत्पादन को दर्शाया गया है, यहाँ कीमत को दर्शाया गया है। मैं क्लियर करूँगा आपको। सबसे पहले ये सीमांत लागत वक्र है, ये औसत लागत वक्र है, ठीक है। अब देखना, ये एसी है और ये औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। एसी और एबीसी के बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, अर्थात कौन सी दूरी, ये के से लेके सी तक, ये दूरी कौन सी किस लागत को दर्शा रही है, स्थिर लागत को। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि एएफसी जो होता है वो एसी माइनस एबीसी होगा, ठीक है। तो ये स्थिर लागत को दर्शा रही है, अर्थात स्थिर लागत कितनी है, केसी है। क्लियर? तो एस ए सी और एबीसी वक्रों के मध्य खड़ी दूरी वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो औसत स्थिर लागत एएफसी को सूचित कर रही है। दोनों वक्रों के मध्य खड़ी दूरी उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है। क्यों कम क्यों होती है? देखो, यहाँ ये जो दूरी है वो ज़्यादा है और यहाँ ये दूरी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ना, वैसे वैसे मैंने बताया था एएफसी का जो वक्र है वो आयताकार अतिपरवलय होता है, एएफसी घटती चली जाती है, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत स्थिर लागत गिरती है। जब बाजार में वस्तु की कीमत OP1 है, इसको ध्यान से समझना, यहाँ है कीमत OP1, ये वक्र है AR1 और MR1, तो फर्म का संतुलन कौन सा बिंदु होगा, ये ई बिंदु होगा, ठीक है। और इस ई बिंदु पे उत्पादन कितना होगा, OQ1 होगा, कीमत कितनी होगी, OP1 होगी, ठीक है। अब मैं ये बात करूँ कुल आय कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, इस बिंदु पे कुल आय कितनी होगी, OP1EQ1, OP1EQ1 अर्थात OP1EQ1, ये वाला जो क्षेत्र है वो टोटल आय होगी। लागत किससे दर्शाते हैं, औसत लागत वक्र से। तो कुल लागत कितनी हो गई, OQ1, इस बिंदु पे आ जाओ के पे, के और आर, ठीक है। तो लागत तो OQ1 के आर, ये वाली यहाँ तक, ये वाला यहाँ और यहाँ, ये वाली दूरी, और जो आय हो रही है वो यहाँ तक हो रही है। तो यहाँ हानि कितनी हो गई, तो ये टोटल लॉस जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब RKP1E, ये जो है वो हानि है। कब? जब कीमत P1 है, ठीक है। तो यहाँ तो वो उत्पादन करेगी, क्यों? क्योंकि जो हानि है वो KE है, ठीक है। और औसत स्थिर लागत कितनी थी, KC थी। तो KC ज़्यादा है, लेकिन KC का कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये E और C, ये वाला हिस्सा आय के रूप में उत्पादक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब
यहाँ सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि ई बिंदु पे वस्तु की कीमत OP1 या EQ1 है, औसत लागत K1 है, परिवर्तनशील लागत CQ1 है। यहाँ से यहाँ तक की परिवर्तनशील लागत है CQ1 प्लस ये जो KC है, इतनी बीच की दूरी, ये स्थिर लागत है। तो औसत स्थिर लागत KC है, प्रति इकाई हानि KE है और कुल हानि RP1 KE है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। अब अपन बात करते हैं फ्रॉम ई, बिंदु ई पर उत्पादन को जारी रखेगी, इस बिंदु पे उत्पादन को जारी रखेगी। अब देखना, क्योंकि फर्म को प्राप्त वस्तु की कीमत OP स्थिर लागत EC का भाग पूरा कर रही है, अर्थात जो ये स्थिर लागत KC थी उसमें से हानि कितने की हो रही है, केवल KE की हो रही है। और कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ EC, ये वाला पार्ट वो कमा रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। यदि फर्म की कुल हानि इस क्षेत्र के कारण अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देती है, अब यदि फर्म की कुल हानि RKEP1 क्षेत्र के कारण अल्पकाल में उत्पादन अगर वो बंद कर देगी, अब मान लो यहाँ अगर वो उत्पादन बंद करती है इस बिंदु पे, तो उसको देखो कितनी हानि, यहाँ बंद करते ही उसे कितनी हानि चुकानी पड़ेगी, ध्यान से देखना। तो वह प्रति इकाई कैसी हानि उठाएगा, क्योंकि यहाँ उसने उत्पादन बंद कर दिया तो वो हानि तो पूरी उठाएगा, लेकिन उत्पादन जब जारी रखता है तो केवल इतनी सी हानि उठा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उत्पादन बंद करेगा उसे AFC तो उठानी पड़ेगी, वो तो स्थिर लागत है अल्पकालीन, तो AFC उठानी पड़ेगी, इसका मतलब KC लागत तो उसे उठानी पड़ेगी, लेकिन वो उठा कितनी रहा है, केवल KE लागत उठा रहा है। उत्पादन करते हुए वह केवल KE हानि उठा रहा है, जो KC से क्या है, कम है। इस प्रकार फर्म की हानि उत्पादन जारी रखने पर उत्पादन बंद करने की तुलना में कम होगी। ठीक है, अब यदि वस्तु की कीमत घटकर OP2 हो जाती है, तो यहाँ देखते हैं अपन, कीमत यहाँ घटकर OP2 हो गई, ये वाली रेखा आ गई। ठीक है, OP2 संतुलन बिंदु कौन सा हो गया, जहाँ MR/MC के बराबर है। ये जो T बिंदु है वो संतुलन बिंदु कहलाता है। इस संतुलन बिंदु पर अगर हम बात करें, मैं ये कहूँ आपको कि संतुलन बिंदु पर MR/MC को काट रहा है, हाँ जी दिख रहा होगा आपको, ये MC वक्र है, इसको ये MR वक्र काट रहा है, ये वाला। तो इस T बिंदु पे उत्पादन कितना कर रहा है, OQ, कीमत कितनी है OP2, तो कुल आय कितनी हो गई OQTP2, ये हो गई कुल आय। ठीक है, अब मैं ये बात करूं कि कुल लागत कितनी हो रही है, तो इस डायग्राम में मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान से समझना। इस T को आप ऊपर की तरफ मिलाओगे यहाँ, और ये यहाँ टच हो जाएगी। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, लागत निकाल सकते हैं। और मान लो ये Q बिंदु है, यहाँ एक बिंदु लेते हैं X और यहाँ एक बिंदु लेते हैं Z, तो कुल हानि कितनी हुई या कुल लागत कितनी लगी, OQXZ, ये पूरा क्षेत्रफल कुल हानि हो गई, या सॉरी कुल लागत हो गई। अब ये जो पूरा क्षेत्रफल मैंने बनाया था ये तो कुल लागत थी, और आय केवल इतनी सी प्राप्त कर रहा है यहाँ तक, तो टोटल लॉस कितना हो गया, ये वाली दूरी पूरी टोटल लॉस हो गई, कुल हानि हो गई। कहने का मतलब T बिंदु जो है उस पे जो कीमत है वो बराबर है किसके, ABC के, क्योंकि जो ये TQ दूरी है ये किसको दर्शा रही है, ABC को दर्शा रही है, औसत परिवर्तनशील लागत को दर्शा रही है। यहाँ वो उत्पादक चाहे तो अपना उत्पादन बंद भी कर सकता है और चालू भी रख सकता है। अब देखना, यदि वस्तु की कीमत OP2 हो जाती है तो फर्म का संतुलन T बिंदु पे होगा जहाँ उत्पादन OQ होगा। T बिंदु पर वस्तु की कीमत OP2 है अथवा TQ है। औसत परिवर्तनशील लागत भी कितनी है, TQ है। तो कीमत और ABC क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। देख लो इस डायग्राम में, कीमत कितनी OP2, औसत परिवर्तनशील लागत, ये तो वक्र है औसत परिवर्तनशील लागत का, तो ये कितनी TQ2, तो OP2 जो है वो TQ के बराबर है, अर्थात कीमत जो है वो ABC के बराबर है। इस प्रकार T पर फर्म स्थिर लागत का कोई भाग भी प्राप्त नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर वाला कोई भाग उसे प्राप्त ही नहीं हो रहा। T से Z तक मैंने यहाँ बनाया था वो भाग कोई प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात स्थिर लागत का कोई भाग वो प्राप्त नहीं कर रही, स्थिर लागत पूरी का पूरी नुकसान में जा रही है वो।
इस बिंदु पर फर्म तटस्थ रहेगी, क्योंकि फर्म बिंदु टी पर यदि उत्पादन बंद कर देती है तो उसे कुल स्थिर लागतों के बराबर हानि होगी। ठीक। वस्तु की कीमत OP2 पर फर्म उत्पादन जारी भी रख सकती है और बंद भी कर सकती है, दोनों स्थितियां हो जाएगी। किंतु यदि वस्तु की कीमत घटकर OP3 हो जाती है, आप देखना, आप जब कीमत घटकर OP3 इतनी सी बचेगी तो क्या होगा, वो ना तो वो AFC जितनी प्राप्त कर पाएगा, AFC तो वो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, साथ में वो ABC का कुछ हिस्सा खो देगा इतनी वाली दूरी, अतः वहाँ वो उत्पादन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो तुरंत उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि इस वस्तु की कीमत जो है फर्म की परिवर्तनशील लागतों को भी पूरा नहीं कर पाती है। तो इस टी बिंदु को उत्पादन बिंदु बंद होने का बिंदु शटडाउन बिंदु कहा जाता है। शटडाउन बिंदु ध्यान रखना कौन सा है, मिनिमम ABC का पॉइंट, ये वाला पॉइंट शटडाउन बिंदु है। ठीक है, ये जो टी वाला पॉइंट है ना, ये है शटडाउन बिंदु, इससे नीचे उत्पादन बंद हो जाएगा। ये जो ABC वक्र है उसके मिनिमम पॉइंट पर स्थित है, आप देख सकते हो, ये ABC वक्र है, इसके मिनिमम पॉइंट पर स्थित है। अर्थात इस बिंदु से जैसे ही वस्तु की कीमत कम हो जाती है वैसे ही फर्म अपने वस्तु का उत्पादन क्या कर देती है, बंद कर देती है। ये था उत्पादन बंद करो बिंदु। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि दीर्घकाल में फर्म किस प्रकार संतुलन में रहती है।